Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing great. जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन देखकर ही पता चल गया होगा कि आज हम डीएवी क्लास 7 एसएसटी का चैप्टर 12 पढ़ने वाले हैं, जिसका टॉपिक है टर्किश इन्वेजन्स इन नॉर्थ इंडिया। इस चैप्टर में हम ये जानेंगे कि टर्क्स इंडिया कैसे आए और उस समय राजपूत किंगडम्स की सिचुएशन कैसी थी। हम इस चैप्टर को बिल्कुल इजी लैंग्वेज में लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे ताकि आपको एग्जाम के लिए कोई भी पॉइंट रटना ना पड़े। अपनी एग्जाम की अच्छी तैयारी के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, और अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और पुराने लेक्चर्स भी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर देना ताकि वो भी अपनी तैयारी कर पाएँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर। Many small kingdoms emerged powerful in different parts of India. हर्षवर्धन के बाद इंडिया के अलग अलग हिस्सों में कई छोटे छोटे किंगडम्स बन गए और हर किंगडम अपने जो एरिया थे उसमें पावरफुल बनते गए, शक्तिशाली बनते गए। बट देयर रूल वॉज लिमिटेड टू स्पेसिफिक रीजन्स, दो दे कॉन्स्टेंटली एस्पायर टू एक्सपैंड देयर बाउंड्रीज। लेकिन हर राजा का जो शासन था, उसका जो मतलब एरिया में रूल करने की पावर थी, वो उस क्षेत्र तक ही थी, उस एरिया में ही सीमित थी, लिमिटेड थी। फिर भी हर राजा अपने किंगडम को और बढ़ाना चाहता था। द फ्रीक्वेंट वॉर्स अमंग द राजपूत रिजल्टेड इन पॉलिटिकल डिसयूनिटी इन नॉर्थ इंडिया। राजपूतों के बीच में लगातार युद्ध होते रहे, जिस वजह से नॉर्थ इंडिया में एक बिल्कुल भी एकता नहीं रही, यूनिटी खत्म हो गई। दिस अट्रैक्टेड इन्वेजन्स बाय द टर्क्स। नॉर्थ इंडिया की इसी कमजोरी का फायदा उठाकर टर्क्स ने इंडिया पर हमला कर दिया। Abbasid caliphs of Baghdad recruited the Turks as guards and professional soldiers. बगदाद के अब्बासिड कैलिफ्स ने टर्क के लोगों को अपने अंडर में एज अ गार्ड और एज अ सोल्जर हायर कर लिया। बाय द एंड ऑफ द 9th सेंचुरी द पावर ऑफ कैलिफ वीकेंड। फिर 9th सेंचुरी के एंड होते होते इनकी पावर कमजोर होने लग गई। टर्क स्लोली टुक ओवर द पावर एंड बिकेम गवर्नर्स ऑफ द प्रोविंसेस। धीरे धीरे टर्की के लोगों ने सत्ता अपने हाथ में ले ली और अलग अलग प्रोविंसेस, अलग अलग प्रांतों के वो गवर्नर बन गए। सम ऑफ देम असर्टेड देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द कैलिफ्स। बाद में कुछ टर्किश गवर्नर्स ने कैलिफ्स की अथॉरिटी मानना छोड़ दिया और खुद को कहा कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ और मैं तुम्हारी बातें नहीं मानूंगा, मैं एक इंडिपेंडेंट शासक हूँ। One governor who conquered Ghazni in Afghanistan started a new lineage of rulers known as Ghaznavis. अफगानिस्तान के गजनी पर कब्जा करने वाले एक टर्किश गवर्नर ने एक नए शासक वंश की शुरुआत करी, एक नई गवर्नेंस स्टार्ट करी, नई लाइनेज स्टार्ट करी कि मैं राजा हूँ। और उसके बाद जो डायनेस्टी स्टार्ट करी, इन शॉर्ट, जिसे गजनवी डायनेस्टी भी कहते हैं और गजनवीज भी कहा जाता है। मोहम्मद गजनी वॉज बॉर्न इन 971 सीई। इनका जन्म 971 सीई में हुआ। ही ascended द थ्रोन इन 998 सीई। 998 सीई में मोहम्मद गजनी अपने राज्य के किंग बन गए। He decided to invade northwest India, where Gurjara Pratihara Empire had become weak due to frequent battles with Pallavas and Rashtrakutas. उसने नॉर्थ वेस्ट इंडिया पर हमला करने का फैसला किया क्योंकि उस टाइम पर गुर्जर प्रतिहार एम्पायर लगातार वॉर कर रहा था और बहुत ही कमजोर हो चुके थे। मोहम्मद गजनी इन्वेडेड इंडिया 17 टाइम्स इन 27 ईयर्स। मोहम्मद गजनी ने 1000 से लेके 1027 सीई के बीच में 17 बार भारत पर हमला किया। He wanted to make Ghazni a small hilly and poor region into a powerful empire. वो गजनी को, जो एक छोटा और एक गरीब पहाड़ी क्षेत्र था, उस गजनी को एक बहुत शक्तिशाली किंगडम बनाना चाहता था, एम्पायर बनाना चाहता था। He gained the control of Afghanistan and Khorasan. उसने अफगानिस्तान और खुरासन पर अपना कब्जा कर लिया। He was attracted by the great wealth of India. भारत की इतनी अच्छी दौलत देखकर, इतनी अच्छी इकोनॉमी देखकर उसे बहुत ही अट्रैक्शन हो गई, बहुत इंडिया की तरफ खींचा चला आया। So he started
plundering towns and temples in North India like नगरकोट, थानेसर, मथुरा, कन्नौज। इसलिए उसने नॉर्थ इंडिया में कई शहरों और मंदिरों जैसे कि नगरकोट, थानेसर, मथुरा और कन्नौज को लूटना शुरू कर दिया। प्लंडरिंग मीन्स लूटना। His most destructive attack was directed against Somnath Temple in 1025 CE। उसका सबसे बड़ा अटैक हमला कहाँ पे था जो सबसे ज्यादा उसने विनाशकारी अटैक किया? डिस्ट्रक्टिव मतलब तहस नहस कर दिया, वो था सोमनाथ टेम्पल। दिस टेम्पल इज सिचुएटेड ऑन द सी कोस्ट ऑफ गुजरात। ये सोमनाथ मंदिर गुजरात के समुद्र तट पर लोकेटेड है। Rajput warriors put up a stiff resistance but lost the battle। राजपूत योद्धाओं का बहुत बहादुरी से मुकाबला हो रहा था। उन्होंने आखिर दम तक मुकाबला बनाए रखा, अपना बहादुरी दिखाई रखी, लेकिन आखिरकार वे हार गए। स्टिफ रेजिस्टेंस होता है बहादुरी से कड़ी टक्कर देना। Muhammad broke the idol of Somnath and looted property worth 20 million rupees। और मोहम्मद ने क्या किया? सोमनाथ मंदिर की मूर्ति तोड़ दी और अराउंड 20 मिलियन रुपीस की चोरी कर ली, वहां से लूट लिया मंदिर की जगह को और पैसों को। Some historians are of opinion that the main objective of Muhammad Ghazni was to propagate Islam and gain popularity among Muslims। कुछ हिस्टोरियंस का ये मानना था कि मोहम्मद गजनी का मेन मोटिव यही था कि वो इस्लाम का प्रचार करे और अपनी लोकप्रियता, अपनी पॉपुलैरिटी को बढ़ाए। मोहम्मद Muhammad's invasions exposed the weakness of Indian rulers and paved the way for the establishment of Muslim rule in India। अब मोहम्मद के हमलों से जो भारतीय राजा थे वो कमज़ोर बन गए, उनमें कमज़ोरी आ गई और इससे आगे चलकर भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना हो गई और मुस्लिम रूल होने लगा। ट्रेड इंटरेस्ट ऑल्सो अट्रैक्टेड मैनी मुस्लिम्स टू सेटल इन इंडिया। अब ट्रेड देखते हुए, बिजनेस देखते हुए कुछ लोगों ने क्या किया? बिजनेस का मौका ढूंढते हुए कुछ मुस्लिम्स इंडिया में आकर बसने लग गए। दिस पीरियड ऑल्सो सॉ द डेवलपमेंट ऑफ क्लोज कल्चरल इंटरेक्शन बिटवीन इंडिया एंड इस्लामिक सेंट्रल एशिया। इस दौरान भारत और इस्लामिक सेंट्रल एशिया के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान यानी कि कल्चरल एक्सचेंज भी होने लगा। बट मोहम्मद्स डिस्ट्रक्शन ऑफ वैल्यूएबल एंड आर्टिस्टिक टेम्पल्स एंड आइडल्स वाज अ ग्रेट लॉस ऑफ टू इंडियन हेरिटेज। लेकिन मोहम्मद के द्वारा किया गया सुंदर और ऐतिहासिक जो मूर्तियां थी उससे इंडिया को बहुत लॉस हुआ, उनकी संस्कृति को बहुत ही ठेस पहुंची। नीचे का डू यू नो पार्ट पढ़ते हैं। मोहम्मद गजनी इज रिमेम्बर्ड एज अ प्लंडरर ऑफ टाउन्स एंड टेम्पल्स इन इंडिया। भारत में मोहम्मद गजनी को शहरों और मंदिरों के लूटने वाले राजा के नाम से जाना जाता है, याद किया जाता है कि ये लूटने आया था। बट इन हिज ओन कंट्री, उसकी खुद की कंट्री में, ही इज रिमेम्बर्ड एज अ ग्रेट बिल्डर ऑफ ब्यूटीफुल मॉस्क, पैलेसेस एंड लाइब्रेरीज। बट उसने अपने खुद की कंट्री में सुंदर सुंदर मस्जिद और महलों और लाइब्रेरीज का निर्माण किया था, बनाया था। फरदौसी एक फेमस पोएट था जिसने शहनामा लिखा था, शाहनामा। ही प्रेज द steps that Muhammad Ghazni took to propagate Islam and to build up Ghazni as a great empire। फरदौसी ने लिखा कि मोहम्मद ने इस्लाम के प्रचार और गजनी को एक शक्तिशाली किंग बनाने के लिए ये कई कदम उठाए। शक्तिशाली किंग बनने के लिए उसने कई कदम उठाए। He also entrusted al-Biruni to write an account of the Indian subcontinent known as किताब अल-हिंद। मोहम्मद गजनी ने अल-बिरूनी को भारत के बारे में लिखने की जिम्मेदारी दी और अल-बिरूनी ने किताब अल-हिंद नाम की एक फेमस बुक लिखी जिसमें उसने इंडिया के समाज, धर्म, विज्ञान, साइंस और संस्कृत का वर्णन किया। मोहम्मद घोरी वॉज द रूलर ऑफ अ स्मॉल किंगडम ऑफ घोर इन अफगानिस्तान। अब मोहम्मद घोरी के बारे में पढ़ेंगे। ये अफगानिस्तान के घोर नाम के एक छोटी सी जगह, छोटे से एक किंगडम का राजा था। ही कनकर्ड गजनी, अब उसने गजनी को हरा दिया। ही प्लेस्ड इट अंडर द चार्ज ऑफ हिज ब्रदर एंड डिसाइडेड टू टर्न हिज अटेंशन टुवर्ड्स इंडिया टू एक्सपैंड हिज एम्पायर। उसने गजनी की जिम्मेदारी अपने भाई को दी और
जो किंगडम था उसे बढ़ाने के लिए भारत की तरफ ध्यान दिया कि इंडिया की तरफ हम बढ़ाएंगे अपना किंगडम। Unlike Muhammad Ghazni, whose main aim is invading India, was to loot the great wealth of India. मोहम्मद गजनी का जो मेन मोटिव ये था कि भारत की जो इंडिया की सारी संपत्ति लूट लें, लेकिन मोहम्मद घोरी का ऐसा कोई भी मोटिव नहीं था। मोहम्मद घोरी का मोटिव भारत में अपना सिर्फ इंडिया में अपना सिर्फ किंगडम लोकेट करने का ही था। द क्रेडिट ऑफ द फाउंडिंग ऑफ मुस्लिम एम्पायर इन इंडिया गोज टू मोहम्मद घोरी। अब जितना भी क्रेडिट था मुस्लिम एम्पायर को बनाने का वो सारा का सारा मोहम्मद घोरी को मिल गया। ही ऑक्यूपाइड पेशावर, लाहौर एंड सिंध। उसने कहाँ कहाँ पे अपना हक जमाया? पेशावर, लाहौर और सिंध में। He was defeated in the first battle of Tarain by पृथ्वीराज चौहान 1191 CE। 1191 CE में हुए तरेन के फर्स्ट वॉर में ही पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हरा दिया, बट वॉज विक्टोरियस इन द सेकेंड बैटल ऑफ तरेन एंड टुक ओवर दिल्ली एंड अजमेर। लेकिन 1192 CE में हुए कुछ तरेन के दूसरे जो वॉर हुए थे उसमें मोहम्मद गोरी जीत गया और उसने दिल्ली और अजमेर जैसी जगहों पर कब्जा कर लिया। His dream of establishing an Islamic empire would have been incomplete without conquering Kannauj। अब मोहम्मद गोरी ये मानता था कि जब तक वो कन्नौज पर कब्जा नहीं करेगा तो इसका मोटिव पूरा नहीं होगा इस्लामिक एम्पायर खड़ा करने का। A fierce battle took place between Muslims and Rajputs। मुस्लिम सेना और राजपूतों की सेना के बीच में एक बहुत भयंकर युद्ध हुआ। The power of Rajputs was crushed, King Jaichand was defeated and Muhammad Ghori occupied Kannauj and Banaras। इस वॉर में क्या हुआ? राजपूत जो थे वो हार गए, राजा जयचंद जो थे वो हार गए, उनकी हार हो गई और मोहम्मद घोरी ने कन्नौज और बनारस पर कब्जा कर लिया। मोहम्मद घोरी डिड नॉट हैव अ चाइल्ड ऑफ हिज ओन। उसका खुद का कोई एक बेटा नहीं था, कोई भी उसकी मतलब संतान नहीं थी। ही पुट हिज टेरिटरीज अंडर द चार्ज ऑफ हिज ट्रस्टेड स्लेव एंड जनरल कुतुबुद्दीन ऐबक। तो उसने अपने किंगडम के एक जिम्मेदार इंसान को, जो उसका गुलाम था और उसका सेनापति भी था, कुतुबुद्दीन ऐबक, उसको दे दी। The disunity among Indian rulers and the caste system were the main causes of the success of Ghori and defeat of Indian rulers। इंडिया में जो राजाओं में एकता की जो कमी पड़ी और जो भी कास्ट सिस्टम था उसकी वजह से मोहम्मद घोरी को सफलता मिली और उसने काफ़ी इंडियन स्टेट्स पर अपना राज किया और लोगों को हरा दिया और उनके बीच में डिसयूनिटी थी, इस वजह से वो जीत गया। द कॉमन पीपल वर डिससेटिस्फाइड एज दे हैड नो कॉन्टैक्ट विद द रूलर्स। जो आम लोग थे वो उस राजा से बिल्कुल भी खुश नहीं थे, बिकॉज उनका राजा जो था वो कोई भी सीधा नहीं था, डायरेक्ट नहीं था वो रूलर, उनका उनसे कोई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं था। सम राजपूत रूलर्स हेल्प द टर्क्स अगेंस्ट देयर ओन कंट्री। कुछ राजपूत राजाओं ने अपने ही देश के खिलाफ टर्क का साथ दिया। Moreover, the feudal system where the landowners were very powerful weakened the power of kings। इसके अलावा फ्यूडल सिस्टम में बड़े जमींदार जो थे बहुत ही पावरफुल निकले, जिस वजह से राजाओं की जो पावर थी वो कमज़ोर हो गई। फ्यूडल सिस्टम मतलब ऐसा सिस्टम जिसमें जो बड़े ज़मींदार होते हैं उनके पास ज़्यादा पावर होती है, जिनकी ज़मीन ज़्यादा होती है तो ज़्यादा पावर होती है। घोरीज आर्मी वॉज वेल इक्विप्ड एंड हिज कैंपेन्स वर प्रॉपरली प्लान्ड। मोहम्मद घोरी की जो सेना थी बहुत वेल इक्विप्ड थी, अच्छे हथियार थे उनके पास, इतने अच्छे हथियार थे और जिसकी वजह से युद्ध की वो जो सारी प्लानिंग थे वो प्रॉपरली कर लेते थे। The Muslim armies moved swiftly on their horses as compared to the armies of Indian rulers that used old methods of wars, equipment and elephants। अब मुस्लिम जो आर्मी थी वो घोड़ों का यूज़ करती थी, जबकि इंडियन आर्मी जो थी वो हथियार वगैरह लेती थी और हाथियों पर ज़्यादा डिपेंड थी, हथियारों पर और हाथियों पर ज़्यादा डिपेंड थी और मुस्लिम आर्मीज जो थी वो अपने घोड़ों पर ज़्यादा डिपेंड थी। The elephants were not of much help during the war, as many a times they turned their wrath on their own forces। युद्ध के टाइम पर जो हाथी होते थे वो घबराकर अपनी ही सेना को नुकसान पहुंचाने लगते थे, इसलिए वो हमेशा फायदेमंद साबित नहीं होते थे। अब डू यू नो बचा है लास्ट का पार्ट, इसके बाद चैप्टर फिनिश है।
एक्सेप्ट फॉर कॉन्करिंग गुजरात, घोरी वॉज सक्सेसफुल इन एवरी इन्वेजन। बस गुजरात को छोड़कर मोहम्मद घोरी अपने सारे हमलों में बिल्कुल सक्सेसफुल हो गया। किंग भीमदेव गेव हिम सच अ क्रशिंग डिफीट दैट घोरी कुड नॉट ड्रीम ऑफ पीपिंग इनटू गुजरात अगेन। राजा भीमदेव ने मोहम्मद घोरी को इतनी बुरी तरह हराया कि उसने कभी भी गुजरात पर हमला करने की सोची ही नहीं। सो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर हो चुका है फिनिश। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा और अब आपके एग्जाम्स में इससे कोई भी क्वेश्चन आएगा रिलेटेड तो आप इजीली आंसर कर पाओगे। तो ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए डीएवी के स्टूडेंट्स स्पेशली फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आप अपने हर चैप्टर को इजीली समझ पाओ मेरे थ्रू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।